हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। होप के सभी आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आपको पता है कि जो 12th क्लास की हमारे पास बुक है NCERT की साइकोलॉजी की बुक है जो हमारे पास, ठीक है। तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो 6th चैप्टर था वो चल रहा था, जिसमें हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। सो अगर वो आप 3 पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मीन्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप वो 3 पार्ट्स देख सकते हैं। और जो यह हमारा रहेगा, यह 6 चैप्टर का हमारे पास 4th पार्ट रहेगा, ठीक है। तो यह हमारे पास 4th पार्ट रहेगा 6 चैप्टर का। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो 3rd चैप्टर था उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। प्रेजुडाइज किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया था, स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग की थी, जो कि सारी चीज़ें एक तरीके का नज़रिया ही होता है, सोचने समझने का तरीका ही होता है किसी दूसरे ग्रुप के बारे में या सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। सो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे जो प्रेजुडाइस है उसको हैंडलिंग करना है, उसकी उस मीन्स प्रेजुडाइस के कारण क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सोशल कॉग्निशन रहेगा, ठीक है, सामाजिक संज्ञान। क्योंकि हमने जो आपने चैप्टर का नाम देखा होगा वो यही होगा कि एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, है ना। सो एटीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया है, सो उसी के साथ जुड़ा है सोशल कॉग्निशन। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, सोशल कॉग्निशन, ठीक है। सो चलिए गाइज, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निशन क्या होता है, ठीक है। सो कॉग्निशन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉग्निशन ही समझाया है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि cognition refer to all those mental process that deal with the obtaining and processing of information। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें जो कि हमारी जो मेंटल प्रोसेस होती है या एक्टिविटी होती है माइंड की, ठीक है, सो उसको रिप्रेजेंट करता है कॉग्निशन। मीन्स कॉग्निशन एक तरीके का हमारे माइंड द्वारा की गई एक्टिविटी है, प्रोसेस है, जिसके बेस पर हम इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने कही गई है कि जिसके बेस पे हम जो भी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आगे कहा है कि extending this idea to the social world, the term social cognition refer to all those psychological process that deal with the gathering and processing of information relate to social object। सो इसी डेफिनेशंस को आगे सोशल कॉग्निशन के साथ जुड़ा है, ठीक है। जो हमारे पास मीन्स कॉग्निशन की डेफिनेशन थी ना, इसी को सोशल कॉग्निशन के साथ जुड़ा है। सो इसमें कह रहे हैं कि जो सोशल कॉग्निशन है, ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन में भी हमें क्या मिलेगा, तो इसकी डेफिनेशन में कह रहे हैं कि जो भी मानसिक क्रियाएं हम कर रहे हैं, ठीक है, कॉग्निशन में हम मानसिक क्रियाएं कर रहे थे ना, सो जो भी हम मेंटली प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी मानसिक प्रक्रियाएं या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सामाजिक वस्तु के संबंध में जो भी मीन्स सोशल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी सोशल ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए, उसको मीन्स कलेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हम जो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी प्रोसेस यह किस प्रोसेस में आता है, सोशल कॉग्निशन की प्रोसेस में आता है, ठीक है। इसमें मीन्स वो सारी प्रोसेसेस आ जाती हैं जो सामाजिक व्यवहार को, जो सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। तो इसमें आगे यही लिखा है कि दीज इंक्लूड ऑल द प्रोसेसेस दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड इंटरप्रेटिंग सोशल बिहेवियर। मीन्स इसमें भी सारी प्रोसेस आ जाती हैं जो भी समाज से रिलेटेड जो व्यवहार होता है, सामाजिक व्यवहार, ठीक है। सो उसको समझने के लिए, ठीक है, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको इंटरप्रेट करने के लिए मीन्स जो प्रोसेस की जाती है वो सोशल गैदरिंग में, सोशल कॉग्निशन में आ जाती है। सो सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है कि भाई सोशल कॉग्निशन में हम समाज के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब समाज के बारे में जानना मीन्स समाज के प्रति एक तरीके की सोच, एक तरीके का एटीट्यूड रखना, वही जानना होता है ना। आप किसी भी जो भी सामाजिक समुदाय होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या उसके बारे में मीन्स थिंकिंग रखते हो, एटीट्यूड क्या है, तो वो एक तरीके की आपकी इन्फॉर्मेशन ही है। वो आपके तरीके की, एक तरीके की मीन्स कह रहे हैं, मीन्स जानकारी ही है आपकी, ठीक है। मीन्स क्या उसके बारे में आप जो भी जागरूकता है वो रखते हो, क्लियर है। सो सोशल कॉग्निशन में मीन्स एक तरीके की थिंकिंग ही आ जाती है और डिपेंड करता है कि यह थिंकिंग कैसी है। मीन्स आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। सो इसी बेस पे मीन्स जो हमने पीछे पढ़ा था कि स्टीरियोटाइपिंग या डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें आगे मीन्स विकसित हो जाती है कि अगर हम बुरी थिंकिंग रखते हैं, उस मीन्स किसी दूसरे समाज के लोगों से हेट करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसको लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई उसके बारे में जो थिंकिंग होगी नेगेटिव होगी और जो इसी के कारण जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आगे पैदा हो जाएंगे। सो आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सोशल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सोशल ऑब्जेक्ट दिया है उसको ब्रैकेट में लिखा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, इसमें इंडिविजुअल मीन्स खुद व्यक्ति आ सकता है, ग्रुप आ सकता है, लोग आ सकते हैं, रिलेशनशिप, स्पेशल इश्यूज़ वगैरह जो भी है। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सोशल ऑब्जेक्ट में। कह रहे हैं डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। सो जो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, इसमें कह रहे हैं कि जो सोशल ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
मीन्स जो भी सोशल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो हम उनसे जानकारी जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, वे किससे डिफरेंट हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं उससे, ठीक है। मीन्स वो फिजिकल ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन से टोटली तरीके से डिफर होती है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं पीपल एज ए सोशल ऑब्जेक्ट में दैम सेल्फ चेंज एज देयर कॉग्निटिव प्रोसेस टेक प्लेस। तो इसमें मीन्स जो सोशल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमारे पास देखो कह रहे थे कि जो इंडिविजुअल्स व्यक्ति हो गया है ना, ग्रुप हो गए, पीपल हो गए, ठीक है, रिलेटिव हो गए, सोशल इशू, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो सोशल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये एक तरीके की कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे यही कहा है ना हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीपल एज ए सोशल ऑब्जेक्ट में दैम सेल्फ एज चेंज एज द कॉग्निटिव प्रोसेस टेक प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोशल ऑब्जेक्ट है वो कॉग्निटिव प्रोसेस में अपने आप को मीन्स ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। मीन्स कॉग्निटिव प्रोसेस के आधार पे भी अपने आप को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। तो कह रहे हैं टीचर हु ऑब्जर्व ए स्टूडेंट इन स्कूल में ड्रा कंक्लूजन अबाउट हर और हिम दैट आर quite different from the conclusion drawn by the स्टूडेंट्स मदर, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि भाई जो भी एक टीचर है, ठीक है, जो भी एक टीचर है, तो कह रहे हैं कि वह एक रवैया हो गया, एटीट्यूड हो गया या कंक्लूजन हो गया, जो बच्चे के बारे में निकालता है या जो बच्चे के बारे में सोचता है, जो भी मीन्स उसके बारे में टीचर सोच रहा है, वह उस जैसा नहीं होता जैसा कि उसकी फैमिली में या उसके घर में उसकी माता द्वारा सोचा गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स सिंपल सी बात यह निकलती है कि जो टीचर बच्चे के बारे में निष्कर्ष निकाल रहा है, सोच रहा है, तो वह बिल्कुल उससे डिफर होगा जो उसकी माता सोच रही है बच्चे के बारे में। कई बार ऐसा होता है ना कि जब स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है तो घर वाले कहते हैं कि भाई बच्चा थोड़ा सा शरारती है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है ना, क्योंकि घर में वो शरारतबाजी करता रहता था। लेकिन अब यह हो सकता है कि वो बच्चा एक नए इन्वायरमेंट में गया है, तो वहाँ पे जो भी अपनी शरारत है उसको कम कर दे, ठीक है। तो मीन्स वो व्यवहार जो बच्चा है वो चेंज कर ले। तो वही चीज़ हमने पढ़ी थी ना पीछे कि जो भी हमारे पास मीन्स सोशल ऑब्जेक्ट में जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस के आधार पे मीन्स कॉग्निटिव प्रोसेस में हम अपने आप को ज़रूरत पड़ने पर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि जो भी लोग होते हैं सोशल ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, वो अपने आप को मीन्स क्या कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर चेंज कर लेते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस में, ठीक है। मीन्स अपना दिमाग लगा करके वो चेंज कर लेते हैं। तो और वही मीन्स चीज़ें अब बच्चा कर सकता है कि अध्यापक के सामने अपना बिहेव और तरीके का शो कर सकता है और अपनी फैमिली में और तरीके का शो कर रहा है, ठीक है। सो आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं हु ऑब्जर्व हर और हिम एट होम। मीन्स जो भी उसकी माता ने उसको घर पर ऑब्जर्व किया था, तो कह रहे हैं द स्टूडेंट में शो ए डिफरेंस इन हर और हिज बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन हु इज़ वाचिंग हर और हिम, द टीचर और द मदर, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज़ कही है कि भाई यह इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन देख रहा है, तो वह उसी के हिसाब से अपना जो व्यवहार है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, चेंज कर सकता है कि यहाँ पे उसको अध्यापक देख रहा है या उसकी माता देख रही है, क्लियर है। सो कह रहे हैं सोशल कॉग्निशन इज गाइडेड बाय मेंटल यूनिट, जिसको हम स्कीमा कहते हैं कि भाई जो भी हमारा सोशल कॉग्निशन है इसको किसके द्वारा गाइड किया जाता है, मेंटल यूनिट के द्वारा गाइड किया जाता है, ठीक है। और वो मेंटल यूनिट क्या है, एक मानसिक इकाई है जो उसको क्या बोला गया है, स्कीमा बोला गया है, ठीक है। तो आगे हमारे पास यही टॉपिक आएगा स्कीमा एंड स्टीरियोटाइपिंग, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी हमने पैरा पढ़ा है। सिंपल मीन्स अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ी है सोशल कॉग्निशन, तो यहाँ पर इस चीज़ को मीन्स सोशल कॉग्निशन कहा गया है कि जब हम समाज में स्वयं क्या एक्टिविटी या क्या रोल या क्या बिहेव करते हैं, है ना। सो समाज को देखकर ही हम उसी तरीके का रोल या एक्टिविटी या बिहेव करेंगे जिस तरीके का समाज मीन्स हमें लगेगा कि भाई यहाँ पे अब देखो बच्चा घर में शरारतबाजी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि माता पिता मीन्स उसको ज़्यादा डांटते फटकारते नहीं है। लेकिन स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि टीचर डांट वगैरह लगा सकता है या पनिशमेंट वगैरह दे सकता है, ठीक है। सो मीन्स यह कैसा होगा, दूसरों को कैसा लगेगा, जो भी हमारा व्यवहार है, सो हम उसी तरीके का शो करेंगे। मीन्स जो हमारा व्यवहार कैसा होगा दूसरों को कैसा लगेगा, या मीन्स हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो अपना बिहेव है या परफॉर्मेंस है या एक्टिविटी है उसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें समाज का ज्ञान होता है, ठीक है। तो यही होता है मीन्स सोशल कॉग्निशन कि समाज के बारे में हमें पता है कि हम यहाँ पे कैसा अपने आप को शो करेंगे, हमें कौन देख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया था कि स्टूडेंट ने अपने अध्यापक के सामने जो भी व्यवहार किया
जहाँ अपने घर में जो भी व्यवहार किया वह एक दूसरे से क्या था, बिल्कुल अलग था, ठीक है। परंतु ये सारी प्रोसेस है जो हम अपने माइंड की इकाई से करते हैं। लास्ट में हमने यही चीज़ पढ़ी थी ना कि जो भी हम सारी जो प्रोसेस कर रहे हैं सोशल कॉग्निशन की, यह हम मेंटल यूनिट से करते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा आपने प्याजे की थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना, तो यही स्कीमा होता है एक तरीके का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से के जगह पे आप समाज भी रख सकते हो कि समाज के बारे में जानना भी स्कीमा ही है, ठीक है। सो गाइज आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है स्कीमा एंड स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो पीछे हमने स्कीमा वर्ड डिस्कस किया था, ठीक है, उसको हम डिटेल में करेंगे और स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो कह रहे हैं अ स्कीमा इज डिफाइंड एज ए मेंटल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास यहाँ पे जो स्कीमा है उसको डिफाइन किया है कि यह एक ऐसी मेंटल स्ट्रक्चर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए मीन्स जो प्रोसेस की जाती है, ठीक है। सो सिंपली हम यह कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो जानने की प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो जानने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें आगे कह रहे हैं स्कीमा और स्कीमेटा आर द बेसिक यूनिट स्टोर्ड इन आवर मेमोरी एंड फंक्शन एज ए शॉर्ट हैंड वे ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दस रिड्यूसिंग द टाइम एंड मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड इन कॉग्निशन। मीन्स सिंपली जो भी हम स्कीमा जो हमारी मेमोरी में स्टोर किए गए यूनिट्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस के लिए एक तरीके का शॉर्ट हैंड वे है, जिसके कारण जो भी मेंटल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है और जो भी टाइम है इसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन द केस ऑफ सोशल कॉग्निशन द बेसिक यूनिट्स आर सोशल स्कीमा। सो कह रहे हैं कि अगर हम सोशल कॉग्निशन के केस में देखें तो यहाँ पे भी जो बेसिक यूनिट हमारे पास रहेगा वो सोशल स्कीमा ही रहेगा, ठीक है। सो कह रहे हैं सम एटीट्यूड में ऑल्सो फंक्शन लाइक सोशल स्कीमाज वी यूज़ मैनी डिफरेंट स्कीमाज एंड कम टू नो अबाउट दैम थ्रू एनालाइज एंड एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कहा है कि हम इसमें जो भी कुछ एटीट्यूड्स हैं सोशल, वो सोशल स्कीमा के रूप में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्कीमा का हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं और मीन्स एग्जांपल्स के द्वारा इसके बारे में जो भी नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। सो इसमें जस्ट मेन आपने क्या करना है, जो भी मीन्स स्कीमा की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो याद रखनी है, ठीक है। और जो सोशल स्कीमा की डेफिनेशन है वो याद रखनी है कि भाई स्कीमा में हम किसी वस्तु को जानते हैं और सोशल स्कीमा में समाज को जानते हैं, क्लियर है। सो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पे वर्ड आया है प्रोटोटाइप, तो हम इसको समझेंगे इस पैराग्राफ में। सो इसमें कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्कीमाज आर इन द फॉर्म ऑफ कैटेगराइज और क्लासेज। स्कीमाज दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैटेगराइज और कॉल्ड प्रोटोटाइप विच आर द एंटायर सेट ऑफ फीचर्स और क्वालिटीज दैट हेल्प अस टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली। तो मीन्स यहाँ पे कहा है कि जो हमारे पास वर्ड आया प्रोटोटाइप, इसको एक्सप्लेन किया है कि मोस्ट ऑफ द स्कीमाज होते हैं वो ज़्यादातर किसमें जो कैटेगराइज हो गई या क्लासेस हो गई उसमें होते हैं, मीन्स उनको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, जो भी स्कीमा है। सो जो ये स्कीमाज हैं ये क्लासेस के फॉर्म में होते हैं। सो इन्हीं को बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो स्कीमा को जब हम कैटेगराइज कर देते हैं, सो जो हमारे पास वो नई फॉर्म बनती है उसका मीन्स क्लासिफिकेशन करके जो नई फॉर्म बनेगी स्कीमाज की उसको बोलेंगे प्रोटोटाइप, ठीक है। तो यह मीन्स इसका क्या हेल्प रहेगी प्रोटोटाइप की, तो कह रहे हैं जो कि यह हेल्प करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरे तरीके से जानने की। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए या जो भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ होती हैं उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए, ठीक है, जो हम सेट का यूज़ करेंगे या जो हम प्रोसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है, या जो स्कीमा का यूज़ करेंगे, सो उसी को बोलेंगे प्रोटोटाइप। तो सिंपल सी बात है कि प्रोटोटाइप को क्लासीफाई की हुई फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। स्कीमा की क्लासीफाई की हुई फॉर्म प्रोटोटाइप है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स वगैरह, क्वालिटीज़ वगैरह इसको डिफाइन करते हैं, उसको पूरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। सो आगे कह रहे हैं इन सोशल कॉग्निशन कैटेगराइज्ड स्कीमास दैट आर रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल्स आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। सो अब यहाँ पे देखो हमने
जो स्कीमा को जब क्लासीफाई किया तो उसको प्रोटोटाइप बोल दिया। लेकिन जब यहाँ पे सोशल कॉग्निशन की बात करें, सो सोशल कॉग्निशन में जो कैटेगराइज्ड बेस्ड स्कीमा होता है, मतलब कि सामाजिक संज्ञान में जिस स्कीमा को हम कैटेगराइज्ड बेस्ड कर देते हैं, मीन जिस स्कीमा की को कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। सो जो कि किसी ना किसी अलग अलग ग्रुप से रिलेट करेगी, लोगों का जो ग्रुप बनता है उनसे रिलेट करती है, सो उसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। सो सोशल कॉग्निशन में याद रखना है कि कैटेगराइज बेस्ड जो स्कीमा है जो कि किसी भी ग्रुप से संबंधित हो सकता है, सो उसको हम स्टीरियोटाइपिंग बोलेंगे। सो आसान भाषा में बात करें, सोशल कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि समाज के बारे में जानना, है ना, और जो समाज के बारे में जानते हैं वही हमारा क्या है, स्कीमा है। सो जो हम समाज के किसी ग्रुप के बारे में, मीन्स जो स्कीमा हम रखते हैं या ग्रुप से संबंधित जो भी जानकारी हम रखते हैं, ठीक है, वो एक तरीके की क्या होती है, सोच ही होती है, एटीट्यूड ही होता है हमारा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि समाज के बारे में जानना वो एक तरीके की हमारी मेंटेलिटी ही होएगी, थिंकिंग ही होएगी, सोच ही होएगी, और इसी को हम एटीट्यूड बोल सकते हैं। और वही एटीट्यूड आगे हमारा क्या है, स्टीरियोटाइप्स है। क्लियर है। सो कह रहे हैं दीज आर कैटेगराइज्ड कैटेगरी बेस्ड स्कीमाज दैट आर ओवर जनरलाइज्ड, आर नॉट डायरेक्टली वेरीफाइड एंड डू नॉट अलो फॉर एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे कहा है कि यह एक तरीके का स्कीमा ही है जो कि ओवर जनरलाइज्ड होता है, लेकिन इसमें यह डायरेक्टली तरीके से वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली तरीके से वेरीफाई का मतलब है कि आप समूह के बारे में जानते कुछ भी नहीं हो, न ही आपने कभी कभी उनसे डायरेक्टली इंटरेक्शन की है। जस्ट आप खुद ही अपनी मेंटालिटी से, अपनी थिंकिंग से, मीन्स उस ग्रुप के थिंकिंग के बेस पर उस ग्रुप के बारे में एक सोच, एक विचारधारा, एक स्कीमा अपना लेते हो, ठीक है, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो यहाँ पे कहा है, यही चीज़ बोली थी ना, नॉट डायरेक्टली वेरीफाइड। इसका मतलब यही है कि भाई आप उसके बारे में जो भी जनरलाइज्ड करते हो वो एक तो ओवर होता है और वो वेरीफाई नहीं होता। वेरीफाई का मतलब यही है कि यहाँ पे आप उसके बारे में पर्सनली तरीके से नहीं जानते हो, कहीं मीन्स दूसरों से सुन करके जस्ट उसके बारे में एक थिंकिंग अपना ली है, पता नहीं वो सच है या नहीं है, वो झूठ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ पे हम एज ए एग्जांपल इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं सपोज यू हैव टू डिफाइन ए ग्रुप जी, कि आपने एक, इन्होंने ग्रुप अपना लिया कि एक ग्रुप है जिसका नाम जी है, तो उसको आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। तो कह रहे हो इफ़ यू हैव नेवर डायरेक्टली नोन और इंटरेक्ट विद ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप यू विल मोस्ट लाइकली यूज योर जनरल नॉलेज अबाउट द टिपिकल मेंबर ऑफ ग्रुप जी। सो यहाँ पे कह रहे हैं एग्जाम्पल में कि यदि आप उस ग्रुप के बारे में डायरेक्टली तरीके से जानते ही नहीं हो, उनसे कभी इंटरेक्टेड ही नहीं हुए हो, उस ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उनसे आप कभी भी मिले नहीं हो, उनके संपर्क में नहीं आए हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जस्ट अपनी जनरल नॉलेज के बेस पे उस ग्रुप के बारे में एक थिंकिंग बना लोगे, मीन्स अपनी जनरल नॉलेज को यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। सो कह रहे हैं टू दैट इन्फॉर्मेशन यू विल ऐड योर लाइक और डिसलाइक्स। तो मतलब कि जो भी जो है इन्फॉर्मेशन आप ऐड करोगे यह किस बेस पे होगी, आप उस ग्रुप को पसंद करते हो या उस ग्रुप को पसंद नहीं करते, उसके बेस पे होगी यह इन्फॉर्मेशन। मीन्स जो भी आपने उसके प्रति जनरल नॉलेज रखी है वो आपको उस ग्रुप को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, उसके प्रति मीन्स उसके अकॉर्डिंग, लाइक और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग आप उसकी जनरल नॉलेज रख लोगे। इफ़ यू हैव हेयर्ड मोर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट ग्रुप जी, यदि आपने उस ग्रुप जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी होगी जो कि पॉजिटिव होंगी, मीन्स अच्छी चीज़ें सुनी होगी, देन योर सोशल स्कीमा अबाउट द होल ग्रुप विल बी मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो मीन्स उस टाइम पे जो भी आपका स्कीमा होगा, जो भी आपका सोशल स्कीमा होगा उस सारे ग्रुप के बारे में, जो जी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा पॉजिटिव होगा नेगेटिव की बजाय। मीन्स यदि आप उस ग्रुप के बारे में, मीन्स सिंपल सी बात है, आपने इसको डायरेक्टली वेरीफाई तो किया नहीं, जस्ट आपने चीज़ें सुनी है, लेकिन आपने उसके बारे में अच्छा सुना है, तो सिंपल सी बात है आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे फिर उसके बारे में, किसकी बजाय, नेगेटिव की बजाय। अगर दूसरी और बात करें, if you have here more negative things about the group your social schema will be in the form of negative stereotype। सो सिंपल सी बात है कि यदि आप उस ग्रुप के बारे में नेगेटिव चीज़ें सुनी होंगी आपने उस ग्रुप जी के बारे में, तो यहाँ पे फिर आप उसके बारे में एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप रखोगे। सो सिंपली यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप है यह एक तरीके का मीन्स हम उसको वेरीफाई नहीं करते चीज़ों को, ठीक है, एक तरीके की जनरल नॉलेज अपना लेते हैं दूसरों से सुन करके, ठीक है, जस्ट पता नहीं वो सच होती है या नहीं होती, ठीक है। सो दूसरों के बारे में चाहे आप अच्छी चीज़ें सुनते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग अपना लेते हो, वो उसको पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग में ले आओगे, और यदि आप उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें सुनते हो तो उसको नेगेटिव थिंकिंग रखने लग जाओगे और वो नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग में आ जाएगा, ठीक है। सो आगे देख लेते हैं यहाँ पे।
सो आगे कह रहे हैं द इन्फ्लुएंसेस यू हैव ड्रॉन आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर लॉजिकल थिंकिंग और डायरेक्ट एक्सपीरियंस बट आर बेस्ड ऑन प्री कन्विंस्ड आइडिया अबाउट ए पर्टिकुलर ग्रुप। सो यहाँ पर मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी रिज़ल्ट आपने ग्रुप जी के बारे में, जो भी हम ग्रुप जी की एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, जो भी रिज़ल्ट निकाला है वो मीन्स वह लॉजिकल नहीं था, वह एक एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं था, वह मीन्स डायरेक्ट आप उससे मिले नहीं थे, वह जस्ट आपका मीन्स एक तरीके का प्री कन्विंस्ड आइडिया था, मीन्स जस्ट आपकी कल्पना थी एक तरीके से उस ग्रुप के बारे में, ठीक है। बट कह रहे हैं द नेक्स्ट टाइम यू एक्चुअली मीट ए मेंबर ऑफ ग्रुप जी, योर impression of the person and your behavior towards him or her will be influenced by your stereotype। सो यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में बात की है कि यदि आप उस ग्रुप के बारे में ग्रुप के से एक्चुअली तरीके से मीट करोगे, मीन्स वास्तव में यदि आप उस ग्रुप से मिलोगे या उस ग्रुप के मेंबर से मिलोगे, उसके कॉन्टैक्ट में आओगे, तो यहाँ पर आपकी उस ग्रुप के पर्सन के प्रति जो भी आपका व्यवहार होगा, ठीक है, उस ग्रुप के पर्सन के प्रति जो भी आपका व्यवहार होगा और जो भी उस मेंबर की जो इम्प्रेशन होता है, जहाँ इमेज होती है, जहाँ छवि होती है, वो होगी, वो स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग से क्या होगी, प्रभावित होगी, क्योंकि आपने उसके प्रति उसको बिना जाने ही एक तरीके का मीन्स भाव रखे हुए हैं आप उसके प्रति, मीन्स उसको जाना नहीं है, लेकिन आपके मन में उसके प्रति एक जानकारी है जो कि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो वह आपकी स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग थी और वो चीज़ फिर मीन्स आप प्रभावित होंगे वो लोग जब आप उनसे एक्चुअली तरीके से मिलोगे कि भाई ये तो हम ऐसे नहीं हैं, मीन्स वो ग्रुप जी के मेंबर तो यही सोचेंगे ना कि जो भी जो है हमारे बारे में जानकारी रखे हुए हैं, लेकिन हम एक्चुअल में तो ऐसे नहीं हैं, ठीक है। सो स्टीरियोटाइपिंग से मीन्स दूसरे लोग भी यहाँ पे प्रभावित होंगे, जो स्टीरियोटाइप आप दूसरे लोगों के बारे में रखे हुए हो उसको बिना जाने बिना समझे, क्लियर है। सो आगे कह रहे हैं हमारे पास It was mentioned earlier that stereotype provide fertile ground for the growth of prejudice and bias against specific group, but prejudice can also develop without stereotype। सो आगे यहाँ पे ये कहा है कि जो है पहले भी बता चुकी मीन्स बात कह चुकी है कि जो भी एक स्टीरियोटाइप है, जो है एक ऐसा ग्राउंड है, जहाँ एक ऐसा जो है बीज बो देता है स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग कि आगे जाकर के जो है फिर किसको बढ़ावा देती है, जब किसके रूप में विकसित हो जाती है, जो है प्रेजुडाइज या बाइस्ड के रूप में विकसित हो जाती है, मीन्स पूर्व कल्पना, जहाँ जिसपे हम कह सकते हैं मीन्स डिस्क्रिमिनेट करना, एक भेदभाव करना, तो इसके रूप में जो है विकसित हो जाती है। और आगे ये भी बात कही है, बट ये भी बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास प्रेजुडाइज है वह बिना स्टीरियोटाइप के मीन्स विदाउट स्टीरियोटाइप्स के भी डेवलप हो सकती है, ठीक है, ये भी बात याद। मीन्स जरूरी नहीं है कि हर बार स्टीरियोटाइप्स ही मीन्स स्टीरियोटाइप्स के कारण ही प्रेजुडाइज विकसित होते हैं, जो है बिना स्टीरियोटाइपिंग के भी विकसित हो सकते हैं, क्लियर है। सो ये था हमारा टॉपिक यहाँ पे, जो कि स्कीमा और स्टीरियोटाइप्स था, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, कैसे स्टीरियोटाइप बन रहा है, स्टीरियोटाइप एक्चुअल में है क्या। होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किसी भी ग्रुप को बिना जाने, ठीक है, मीन्स उसका कोई बिना सच जाने, उससे बिना इंट्रैक्शन किए कोई आपका कॉन्टैक्ट नहीं होता, उसके बारे में जस्ट जनरल नॉलेज विकसित कर लेना दूसरों से सुन करके, ठीक है, पता नहीं दूसरे उनसे मिले हैं या नहीं, मीन्स ये चीज़ आप जानने की कोशिश नहीं करते हो, जस्ट फिर एक जनरल नॉलेज अपना लेते हो और वही आपकी स्टीरियोटाइप्स है। और ये चीज़ याद रखो कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि आपने ग्रुप के बारे में अच्छा सुना है तो पॉजिटिव होगा, आप उसको लाइक करेंगे, यदि बुरा सुना है तो नेगेटिव होगा, आप उसको लाइक नहीं करेंगे, क्लियर है। सो गाइस आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनिंग बिहेवियर ऑफ अदर थ्रू एट्रीब्यूशन। मीन्स एट्रीब्यूशन के द्वारा के माध्यम से जो भी दूसरों का बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करना, और इंप्रेशन फॉर्मेशन मीन्स कैसे छवि का निर्माण होता है, ठीक है, वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो इंप्रेशन फॉर्मेशन है, इसको हिंदी में तो आपको पता है कि छवि निर्माण इसको बोलते हैं, ठीक है, छवि निर्माण हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसको एक और याद रखना आपने, इमेज फॉर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। वैसे ही इंप्रेशन फॉर्मेशन आप याद रखोगे तो अच्छा होगा। सो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखो क्या है, एवरी सोशल इंटरेक्शन बिगन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ एन इम्प्रेशन अबाउट द पर्सन वी मीट। तो कह रहे हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन की जो शुरुआत होती है, तो उसमें जिस पर्सन से हमारा कांटेक्ट होता है, जिससे हमारी बातचीत होती है या जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम एक इंप्रेशन का निर्माण करते हैं, एक छवि भी बनाते हैं, ठीक है। सो कहा है पब्लिक फिगर एंड एप्लीकेंट्स अपीयरिंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू आर द गुड एग्जाम्पल दैट शो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए गुड इंप्रेशन ऑन अदर। तो इसमें मीन्स जिस पर्सन के साथ मीन्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सो उसकी हम एक छवि का निर्माण करते हैं, तो
यहाँ पर हम वो पर्सन एज ए एग्जाम्पल रख सकते हैं कि जो भी जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है कि जो कि जॉब के इंटरव्यू के लिए अपीयरिंग हुए हैं, या कोई पब्लिक फिगर हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे पब्लिक फिगर ले सकते हो, या जॉब इंटरव्यू के लिए जो एप्लीकेंट है, जो पर्सन है, ठीक है, जो अपीयर हुआ है, उसको हम यहाँ पे एज एग्जाम्पल रख सकते हैं। मीन्स यदि हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं कि कोई पब्लिक फिगर है या सेलिब्रिटी है ना, सो यहाँ हम उनसे संपर्क करते हैं तो हमारे माइंड में उनके प्रति एक पॉजिटिविटी आएगी कि वही व्यक्ति एग्जाम में पास हुआ है और उसका इंटरव्यू है ना, तो उनके मीन्स एट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ पे हम कुछ ना कुछ सोचें। सो आगे कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कमिंग नो ए पर्सन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन। तो मीन्स यहाँ पर किसी पर्सन को जानने की जो प्रोसेस है इसको दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक तो इंप्रेशन फॉर्मेशन और दूसरा एट्रीब्यूशन। देखो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। मीन्स जब हम किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी छवि का निर्माण करते हैं। और वो किसके बेस पे छवि का निर्माण करेंगे? उसके एट्रीब्यूशन के बेस पे। मीन्स जो भी गुण उस व्यक्ति में देखेंगे, है ना, जो भी वो मीन्स गुण हमें शो कर रहा है, तो गुण कैसे शो करेगा? जब उसके संपर्क में आएंगे तो वह अपना बिहेव शो करेगा, और बिहेव में जो भी उसकी क्वालिटी होगी, है ना, जहाँ उसके जो भी अलग अलग कैरेक्टर होगा उस व्यक्ति का, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और वो किससे रिलेटेड हो गया? एट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रेशन फॉर्मेशन, कि दूसरे के बारे में एक इमेज का निर्माण करना ही इंप्रेशन फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम और पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। कह रहे हैं द पर्सन हु फॉर्म द इंप्रेशन इज कॉल्ड द परसीवर। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी मीन्स पर्सन जिसने की इंप्रेशन को फॉर्म करना है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? परसीवर बोलेंगे। ये आपने बात याद रखनी है कि जिस पर्सन ने इंप्रेशन को फॉर्म करना है उसको क्या बोलेंगे? परसीवर बोलेंगे। और कह रहे हैं द इंडिविजुअल अबाउट हुम द इंप्रेशन इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द टारगेट। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। मीन्स अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, परसीवर और टारगेट की। तो कह रहे हैं पर्सन वह पर्सन जो इंप्रेशन या इमेज को फॉर्म करता है किसी दूसरे बंदे की, सो उस पर्सन को हम यहाँ पे परसीवर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे कहा है कि वह पर्सन जिसके बारे में इंप्रेशन बनाया जा रहा है, तो वह क्या है? हमारे पास टारगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं द परसीवर गैदर्स इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स टू ए गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द टारगेट। तो यहाँ पे जो परसीवर रहता है ना, ठीक है, वह इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, ठीक है, जो भी मीन्स टारगेट है उसके बारे में जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको इकट्ठा करेगा, ठीक है। जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सारी चीज़ें मीन्स परसीवर और टारगेट के बिटवीन हो रही है। अब यहाँ पे परसीवर और टारगेट देखो, यहाँ पे आप ये चीज़ मान के चलिए, एक मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि सपोज करिए कि यहाँ पर ए के कॉन्टैक्ट में आकर मीन्स यहाँ पे आप हो, यहाँ पे हम रख लेते हैं कि ये आप हो, ठीक है। तो आप किसके कॉन्टैक्ट में आते हो? ए के कॉन्टैक्ट में आते हो। ए कोई पर्सन है, ठीक है, उसके साथ आपकी बातचीत चलती है, उससे आप मिलते जुलते हो, तो उसकी एक छवि बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो आप हो, जो इसकी छवि बना रहे हो ए की, तो यहाँ पे आप क्या हो? परसीवर हो, ठीक है। आप क्या हो? यहाँ पे परसीवर हो। और जिसकी छवि बन रही है वो यहाँ पे क्या है? वो टारगेट है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे कि टारगेट अब यहाँ पे क्या है? मीन्स जो छवि बना रहा है उसके गुणों को देख रहा है, उसके बिहेव को देख रहा है, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह है जो भी देख रहा है, उसकी मीन्स हर तरीके के जो भी बिहेव है उसको देख रहा है ना। तो उसको देख करके जो छवि का निर्माण कर रहा है किसी दूसरे बंदे को ऑब्जर्व करके, वो यहाँ पे परसीवर है, ठीक है। उसने ही इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे, और जो जिसके बारे में छवि बन रही है वो यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। तो वो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। आगे हमारे पास देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं इन एट्रीब्यूशन द परसीवर गोज फर्दर एंड एक्सप्लेन वाई द टारगेट बिहेव्ड इन ए पर्टिकुलर वे। attaching or assigning a cause for the target's behavior is the main idea in attribution। आगे देखो यहाँ पे ना, अब एट्रीब्यूशन की बात कही है। देखो इमेज फॉर्मेशन या इंप्रेशन फॉर्मेशन हमने कर लिया कि इमेज फॉर्मेशन में हम दूसरे के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसकी एक छवि बनाते हैं, है ना। और आगे इसको मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इंप्रेशन फॉर्मेशन हमने कर लिया जिसमें परसीवर रहता है, टारगेट रहता है। जो परसीवर है उसका काम होता है कि टारगेट के गुणों को कलेक्ट करना, उसके संबंध में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है और उस इन्फो के बेस पे वह आगे रिस्पॉन्स देता है, इन्फो को ऑर्गेनाइज करता है। मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसकी क्वालिटीज़ को देखना, है ना, और निष्कर्ष निकाला जाता है एंड में, ठीक है। एक तरीके का निष्कर्ष निकालता है, फिर कहीं जाकर के वह टारगेट की छवि का निर्माण करता है परसीवर। लेकिन जो
एट्रीब्यूशन है, इसमें क्या रहता है, तो कह रहे हैं द परसीवर्स गो फर्दर एंड एक्सप्लेन वाई द टारगेट बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे। मीन्स टारगेट के गुणों को आगे एक्सप्लेन करता है, जो परसीवर रहता है वो टारगेट के गुणों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि टारगेट ने जो भी स्पेसिफिक बिहेवियर जो भी वह शो कर रहा है, ठीक है, जो भी वह बिहेव स्पेसिफिक तरीके का बिहेव जो भी शो कर रहा है वह क्यों शो कर रहा है, उसका क्या कारण है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें परसीवर है वो बताता है टारगेट के बारे में। तो आगे कह रहे हैं अटैचिंग और असाइनिंग ए कॉज फॉर द टारगेट बिहेवियर इज द मेन आइडिया इन एट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये लिखा है कि एट्रीब्यूशन में जो कि मेन आइडिया है ना टारगेट के बिहेवियर का, वो मेन आइडिया यही है कि उसका कारण बताया जाए, ठीक है, उसको उसके कारण को उसके रीज़न को असाइन करना, ठीक है। मीन्स जब भी हम किसी व्यवहार के बारे में बताएंगे या किसी छवि के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो परसीवर का यहाँ पे क्या काम रहेगा कि उसका मेन जो कंपोनेंट है व्यवहार कर कैसे किया, जो रीज़न देना है वो मेन कंपोनेंट आता है यहाँ पे, तो वो परसीवर बताएगा, ठीक है, वह रिसीवर ही करेगा यहाँ पे। तो इसी के बेस पे आगे छवि का निर्माण होगा, ठीक है। और कह रहे हैं ऑफन परसीवर मे फॉर्म ओनली एन इम्प्रेशन अबाउट द टारगेट बट इफ़ द सिचुएशन रिक्वायर्स इट दे मे ऑल्सो मेक ए एट्रीब्यूशन टू द टारगेट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परसीवर है वह सिर्फ वही पर्सन है जो कि इम्प्रेशन का निर्माण कर सकता है, टारगेट का इम्प्रेशन बना सकता है और उसकी छवि का निर्माण करता है, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर जो टारगेट के एट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पे वह एक्सप्लेन कर सकता है, उनको एट्रीब्यूशन को भी बनाता है, ठीक है। तो इनमें अब दो चीज़ें आपने याद रखनी है, परसीवर कैसे काम कर रहा है और यहाँ पे टारगेट है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो परसीवर छवि का निर्माण कर रहा है किसी दूसरे बंदे के बारे में, है ना, और दूसरा बंदा जिसकी छवि बन रही है, ठीक है। सो होप के ये आप समझ गए होंगे। आगे कह रहे हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। मीन्स आगे जो मीन्स हमारे पास आया है तो इसमें कहा है कि जो फॉर्मेशन है और एट्रीब्यूशन है उसको इफेक्ट करने वाले जो कारक रहते हैं हमारे पास वो पढ़ेंगे। सो इसमें हमारे पास आगे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। मीन्स ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इफेक्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन को या एट्रीब्यूशन को, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द परसीवर। मीन्स जो भी परसीवर को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है, सो उसका नेचर प्रभावित करता है किसको, इमेज फॉर्मेशन को या इम्प्रेशन फॉर्मेशन को या एट्रीब्यूशन को, ठीक है। हमारे पास आगे सेकंड पॉइंट में कहा है सोशल स्कीम्स इन द परसीवर, जिसमें कि स्टीरियोटाइप्स भी इंक्लूड हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट में कहा कि जो भी सोशल स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसमें स्टीरियोटाइप्स होती हैं तो वे भी प्रभाव डालती हैं इस पर, इम्प्रेशन फॉर्मेशन पर, इम्प्रेशन पर और एट्रीब्यूशन पर। कह रहे हैं पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स हो गया ऑफ द परसीवर, कि परसीवर का जो भी पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, मीन्स परसीवर की जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उसके करैक्टरिस्टिक हैं, वो चीज़ें प्रभावित करती हैं। सिचुएशनल जो फैक्टर रहते हैं वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक आता है इंप्रेशन फॉर्मेशन का, इसमें हम कुछ एस्पेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंप्रेशन फॉर्मेशन में कुछ जो एस्पेक्ट दिए हैं वो हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 सब प्रोसेस। तो यहाँ पे ना जो इम्प्रेशन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस रहती है तो उसमें यहाँ पे हमारे पास 3 क्या दिए हैं, सब प्रोसेस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है सिलेक्शन, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड है इन्फ्लुएंस, ठीक है। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये तीनों मीन्स सब प्रोसेस में आ जाती हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन की प्रोसेस में। तो मीन्स इसको आगे जो प्रोसेस है उसको आगे 3 भागों में बांट दिया, ठीक है, प्रोसेस को इम्प्रेशन फॉर्मेशन की। तो इसमें हमारे पास सिलेक्शन में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वी टेक इनटू अकाउंट ओनली सम बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट पर्सन। सो इसमें क्या रहता है कि जिसकी छवि का निर्माण करना होता है, मीन्स जो टारगेट पर्सन रहता है, सो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन की जो भी मीन्स जो भी डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन के जो भी मीन्स टुकड़े होते हैं, जहाँ यूनिट होते हैं इन्फॉर्मेशन की, जो भी इकाइयाँ रहती हैं, ठीक है, सो उसको ध्यान में रखा जाता है। मीन्स टारगेट से संबंधित हर इन्फो को ध्यान में रखा जाता है, समझा जाता है सिलेक्शन में। मीन्स सिलेक्शन में जस्ट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे ऑर्गेनाइजेशन में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कह रहे हैं द सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज कंबाइंड इन ए सिस्टमैटिक वे। मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं जो भी हमने सिलेक्शन प्रोसेस में की थी, मीन्स इस प्रोसेस में हमने जो भी किया था कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था ना, उस इन्फॉर्मेशन को आगे क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। मीन्स सिस्टमैटिकली तरीके से उसको ऑर्डर में रखा जाता है ताकि आगे कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकाला जा सके। तो इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन निकालना, मीन्स निष्कर्ष निकालना, आगे किसी ना किसी रिजल्ट में तो पहुंचा जाएगा ना, मीन्स लास्ट में उसकी छवि तो बनाई जाएगी ना, तो वो कंक्लूजन। तो यहाँ पे कह रहे हैं वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन था टारगेट इज। मीन्स यहाँ पे अब यह निष्कर्ष निकाल दिया जाता है कि उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, उसका मीन्स किस तरीके का वह बंदा है जो भी यहाँ पे टारगेट रहता है, ठीक है। आगे कुछ हमारे पास स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है, मीन्स कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं जो कि इंप्रेशन को और ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सम स्पेसिफिक क्वालिटीज़ इन्फ्लुएंसेस इंप्रेशन फॉर्मेशन मोर देन अदर ट्रेड्स। तो मीन्स कुछ और ट्रेड्स की बजाय मीन्स कुछ क्वालिटीज़ या गुण होते हैं जो कि इंप्रेशन फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो वही जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्राइमेसी इफेक्ट, सेकंड है रिसेंसी इफेक्ट और हलो इफेक्ट। और हलो इफेक्ट से रिलेटेड पीस में 2 में एक बार क्वेश्चन आया था, ईयर याद नहीं है कि किस टाइम मीन्स वह पेपर हुआ था, बट पीस 2 में जरूर क्वेश्चन आया था, आप देख लेना प्रीवियस पेपर उठा करके। सो चलिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड अफेक्ट्स द काइंड ऑफ इंप्रेशन फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जिस ऑर्डर में या जिस सीक्वेंस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट की जाती है वह इंप्रेशन फॉर्मेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, वह प्रभावित करती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्टली द इंफॉर्मेशन presented first has a stronger effect than the information presented at the end, और this is called primacy effect। मीन्स इसी को प्रथम प्रभाव या प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं। देखो कह रहे हैं कि मोस्टली होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन पहले प्रस्तुत की जाती है वही मीन्स वह अंत में प्रस्तुत की जाने वाली इन्फॉर्मेशन से क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, ज़्यादा मीन्स वह स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। तो यहाँ इसको फर्स्ट इंप्रेशन आर द लास्टिंग इंप्रेशन, मीन्स फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा। मीन्स यदि हमने पहला जो भी हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से दे दी तो एंड में मीन्स हम कुछ भी कर दें तो वो चल जाएगा, ठीक है, तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला स्टेप हमको अच्छे से दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ऑडियंस को या जो भी वाचर होते हैं, हमारे देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो हम यदि अपना बिहेवियर फर्स्ट टाइम सही तरीके से शो करेंगे दूसरे के सामने, तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन हमारा अच्छा जाएगा तो लास्ट इंप्रेशन भी फिर अच्छा होगा। इसी को बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। मीन्स सिंपल, पहली सूचना को का, पहली इंफॉर्मेशन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है छवि निर्माण में। धीरे धीरे जो पहली सूचना के बाद में दी जाने वाली सूचनाओं का प्रभाव होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। मीन्स जो प्रभाव है वो इतना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहली सूचना हमारी बेटर तरीके से गई है, ठीक है। तो इसी को प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं। तो आगे इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाउ एवर इफ द परसीवर में बी आस्क्ड टू पे अटेंशन टू ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नॉट मेरली टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, वट एवर द इंफॉर्मेशन कम्स टू द एंड may have may have a stronger influence, this is known as recency effect। तो देखो अगर मैं recency effect की बात करूँ तो इसमें मीन्स ये कहा है recency effect में कि कई बार क्या होता है कि पहली सूचना के बाद में जो दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसका पहली सूचना के बाद में जो दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन होती है मीन्स दूसरी सूचना, तो कई बार उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब इन्फॉर्मेशन एंड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर उसको क्या बोलेंगे, रीसेंसी इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। मीन्स जब इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो प्राइमेसी इफेक्ट में चला जाएगा। और जब क्या होता है कि कई बार परसीवर क्या करता है कि अटेंशन नहीं देता सारी इन्फॉर्मेशन पर, वह सिर्फ लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखता है ना। तो अगर लास्ट इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा इंप्रेशन तो अच्छा बनेगा लेकिन उस इफेक्ट को बोलेंगे रीसेंसी इफेक्ट। क्लियर है। आगे हमारे पास यहाँ पे हलो फैक्ट में कह रहे हैं वी हैव ए टेंडेंसी टू थिंक दैट द टारगेट पर्सन हु हैज़ वन सेट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज मस्ट ऑल्सो वी हैव अदर स्पेसिफिक पॉजिटिव क्वालिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट सेट, दिस इज नॉन एज द हलो इफेक्ट। तो ये एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। मीन्स हलो इफेक्ट के बारे में ये बताया है कि एक टारगेट पर्सन जिसमें पॉजिटिव गुण पाए जाते हैं, मीन्स जो भी टारगेट पर्सन है अगर उसमें पॉजिटिव गुण पाए जाते हैं तो उन पॉजिटिव गुणों के कारण उसके अन्य विशिष्ट गुणों को भी पॉजिटिव मान लिया जाता है परसीवर के द्वारा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हलो इफेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। कह रहे हैं इफ़ वी टोल्ड दैट ए पर्सन इज टीडी एंड पंक्चुअल वी आर लाइकली टू थिंक दैट दिस पर्सन मस्ट ऑल्सो बी हार्ड वर्किंग। मीन्स यदि हम कोई व्यक्ति के बारे में ये सोच लेते हैं, जब किसी व्यक्ति का के बारे में जो भी छवि है वो दे रहे हैं कि वह एक टीडी है या पंक्चुअल है, ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी सोच सकते हैं, उसके बारे में यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह हार्ड वर्किंग भी हो सकता है या ऑनेस्ट का भाव भी उसमें हो सकता है। मीन्स एक पॉजिटिव गुण के बेस पे अन्य गुणों को भी मीन्स हम उसमें ऐड कर देते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हलो इफेक्ट, ठीक है। सो होप के हलो इफेक्ट भी आप समझ गए होंगे। आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी, ठीक है। मीन्स एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि पर्सन के बिहेव की जो कैजुअलिटी है, मीन्स किसी भी बंदे का जो व्यवहार होता है तो उसका जो कारण है ना, ठीक है, उसको बताने की कोशिश की जाती है यहाँ पे।
तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं आफ्टर फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन। देखो अब हमने इम्प्रेशन पढ़ लिया कि जब इम्प्रेशन का निर्माण कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, वी ऑफन गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग काज ए पर्सन बिहेवियर। मीन्स इम्प्रेशन को फॉर्म कर लेते हैं जब, तो आगे किसी पर्सन के व्यवहार के कारणों को बताने की जो प्रोसेस को हम अपनाते हैं, मीन्स उसका व्यवहार करने का क्या कारण था, उस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। तो उस मीन्स यह प्रोसेस सिस्टमेटिकली तरीके से वर्क करती है। तो यही कहा है आगे, दिस इज ऑल्सो ए सिस्टमेटिकली प्रोसेस एज इंडिकेटेड बाय द रिसर्चर डन ऑन एट्रीब्यूशन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन हैव बीन फाउंड। मीन्स यह एक सिस्टमेटिकली तरीके से वर्क करती है और इसमें इससे रिगार्डिंग हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए हैं जो कि नीचे हैं कि कैसे हम जो भी कारण है वो बताएंगे। तो यहाँ पे ना कारणों को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है उसके गुणों के आधार पे। मीन्स इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। सो ये हम देख लेते हैं फर्स्ट में, व्हेन वी असाइन ए कॉज टू ए पर्सन बिहेवियर वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई द कॉज एज ए बीइंग इंटरनल समथिंग विद इन द पर्सन। मीन्स इंटरनल का मतलब है कि जब किसी पर्सन के अंदर कोई गुण होता है उसको इंटरनल मीन्स अंदर का मतलब उसके बिहेव में जो चीज़ आ रही है, और एक्सटर्नल का मतलब है समथिंग आउटसाइड द पर्सन। मीन्स पर्सन के बाहरी इन्वायरमेंट से या उसके दूसरे जुड़े लोगों से रिलेटेड कोई उसको मीन्स उसकी हम इमेज बनाते हैं तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। तो ये हम देख लेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, देख लेंगे, आगे एग्जाम्पल ही दिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब पर्सन के बिहेव के लिए जो भी रीज़न या काज देते हैं तो उनको हम बेसिकली दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैटेगरी। ठीक है, सो इंटरनल और एक्सटर्नल को जो एग्जाम्पल के बेस पे समझाया है वो हम चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो कह रहे हैं, इफ़ वी सी ए पर्सन ए hitting another person B, as observer we may explain the hitting behavior by saying that। तो यहाँ तक कहा है कि यदि हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि ए है वह हिट करता है, वह मारता है या धक्का मारता है किसको, पर्सन बी को। ठीक है, जो ए पर्सन है वो बी को क्या करता है, धक्का मारता है, ठीक है, या हिट करता है। सो एज ए परसीवर, ठीक है, जो मीन्स हम उसको देख रहे हैं, तो एज ए परसीवर या ऑब्जर्वर हम उस धक्का जो उन्होंने धक्का दिया है उस धक्का मारने के व्यवहार को हम क्या कहकर बताएंगे या एक्सप्लेनेशन क्या देंगे उस धक्का मारने की या हिट करने की कि जो भी उसने बिहेव किया है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। फर्स्ट में कह सकते हैं कि ए हिट बी बिकॉज ए इज़ ए हॉट टेम्पर्ड पर्सन विच इज़ एन इंटरनल पर्सनैलिटी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम या तो ये कह सकते हैं कि भाई ए बी को धक्का मारता है या हिट करता है क्योंकि उसका जो नेचर है वो क्या है, हाईली टेम्पर्ड है, मीन्स वह एक अग्रेसिव तरीके का पर्सन है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हमने दी है एज ए परसीवर वो इंटरनल पर्सनैलिटी से रिलेटेड है उसका। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में अगर हम जहाँ यह कारण बताएंगे कि ए हिट बी बिकॉज वी बिहेव्ड इन ए नास्टी वे, तो अगर हम यह कहेंगे कि जो ए है वो बी को हिट करता है क्योंकि बी का व्यवहार क्या था, उसके लिए अच्छा नहीं था, उसके लिए बुरा व्यवहार था बी का। ठीक है, अगर हम यह एक्सप्लेन करते हैं तो यह चीज़ एक्सटर्नल हो गई, तो यहाँ पे यही लिखा है आगे। ठीक है, विच इज़ एन एक्सटर्नल या सिचुएशनल काज, तो यह आगे सिचुएशन बन गई। मीन्स क्या सिचुएशन हुई कि भाई ए ने बी को धक्का मारा। अब यहाँ पे दो कारण लिए थे, यहाँ तो आप ये कह सकते हो कि भाई ए है जो वो थोड़ा सा गर्म स्वभाव का व्यक्ति है, गुस्से वाला व्यक्ति है, या अग्रेसिव प्रवृत्ति का व्यक्ति है, या हाईली टेम्पर्ड है, उसमें धैर्य की कमी है, धैर्य खो देता है, तो आप यह कह सकते हो। तो यहाँ पे फिर अगर आप ये कह रहे हो तो ये आपने यहाँ पे इंटरनल, ठीक है, उसका जो कि इंटरनल एस्पेक्ट है वो आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अगर आप ए के बारे में ना बता करके बी से कुछ बी के रिगार्डिंग कुछ बता देते हो कि भाई बी का जो व्यवहार था ए के लिए अच्छा नहीं था, बुरा व्यवहार था, या उसने बी ने ए को गाली दी थी या कुछ भी, तो यहाँ पे फिर आपने आपने जो फैक्टर यूज़ किया है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ किया है। ठीक है, सो होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं, when people make attribution for success and failure, the cause they give can be classified into internal or external factor and also into stable or unstable factor। so guys, ऐसे ही सेकंड में जब लोग सक्सेस और फेलियर के लिए जो एट्रीब्यूशन है वो बनाते हैं तो वो भी इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर में क्लासीफाई कर सकते हो। मीन्स वह जो हमारे पास सक्सेस है उसको इंटरनल के रूप में रख सकते हो, जो फेलियर है उसको एक्सटर्नल के रूप में रख सकते हो, या इसको स्टेबल और अनस्टेबल के रूप में भी रख सकते हो। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो यह टॉपिक था हमारे पास, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने कर ली है, तो ये पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आगे हमारे पास मेन टॉपिक आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो
सो हमारे पास जो आगे टॉपिक आता है वो बेसिकली मेन टॉपिक है वैसे ज़्यादा इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हम कर लेंगे इसमें जो कि मुझे लगा कि आपको चलो बता दें। तो वो है प्रो सोशल बिहेवियर, ये टॉपिक हम करेंगे, प्रो सोशल बिहेवियर। तो इसको पढ़ लेते हैं। कैरियर थ्रू आउट द वर्ल्ड डूइंग गुड टू अदर एंड बीइंग हेल्पफुल इज डिस्क्राइब्ड एज ए वर्च्यू। All religions teach us that we should help those who are in need. This behavior is called helping or pro-social behavior. So guys, आगे जो मीन्स ये कहा है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो है एक अच्छा गुण माना जाता है या कार्य माना जाता है कि जो दूसरों के लिए दूसरों के लिए अच्छा करते हैं या दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मीन्स पूरे संसार में एक अच्छा कार्य माना जाता है जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। ठीक है, और यही चीज़ सारे धर्मों में भी कही गई है कि हम मीन्स सारे धर्म भी हमें यह सिखाते हैं कि हर ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होता है या ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनका मीन्स जब उनको ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की तो मीन्स उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, उसका साथ देना चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो इसी बिहेव को प्रो सोशल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं प्रो सोशल बिहेवियर इज़ वेरी सिमिलर टू आल्ट्रिज्म। तो ये एक मीन्स वर्ड आया है आल्ट्रिज्म, है ना, इसको आप याद रखोगे। आल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। विच मीन्स डूइंग समथिंग फॉर और थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, मीन्स इसका आल्ट्रिज्म का मतलब यही होता है कि बिना किसी खुद के प्रॉफिट के लिए, सेल्फ प्रॉफिट के लिए या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, जब बिना किसी स्वार्थ के, जब बिना किसी भले के दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना, उनके कल्याण के बारे में सोचना। ठीक है, तो यह मीन्स क्या होता है, एक आल्ट्रिज्म होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बताया गया है कि आल्टर का मतलब होता है अदर। ठीक है, आल्टर का मतलब होता है अदर। लैटिन भाषा में आल्टर को कह रहे हैं कि लैटिन वर्ड है आल्टर, जिसका मतलब होता है अदर, मीन्स दूसरों के लिए करना। ठीक है, और यहाँ पे इसके अपोजिट, आल्टर के अपोजिट होती है ईगो। मीन्स यहाँ पे अगर आप आल्टर हो तो आप दूसरों के लिए करोगे, जो अपनी ईगो है इसको दबा दोगे। ठीक है, तो अगर आप ईगो शो कर रहे हो तो आप कभी भी दूसरों के लिए नहीं करोगे, आप सिर्फ अपने लिए ही करोगे, क्योंकि ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आज भी एक मीन्स मैंने काफ़ी कोई बंदा है, पर्सन है, उसके बारे में बता दूंगा कि वह एक जीती जागती मिसाल है। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी उसकी उस बंदे की वीडियोस वगैरह जो फेसबुक पर वायरल होती हैं, उसका पेज भी है खुद का, यूट्यूब पर वीडियोस और इंस्टाग्राम मीन्स बहुत सारे सोशल मीडिया जो भी हैं उन पे उनकी वीडियोस देखता हूँ, वो पर्सन की जो कि क्या है, हर एक नीडी पर्सन की हेल्प करता है। ठीक है, तो उसका एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स। ठीक है, जिसको लीड करते हैं, मीन्स उसको जो लीड करते हैं उस बंदे का नाम है अनमोल कवाल। तो वैसे तो आप मीन्स उनको जानते ही होंगे। तो मीन्स वो एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और गुड नेचर पर्सन है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही सोशल वर्क में लगा दिया है ना। तो अगर आप उनको नहीं जानते तो उनका मीन्स फेसबुक पर पेज है वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स, वहाँ पे आप उनकी मीन्स वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, वो किस तरीके से, जो भी उनका मीन्स एक तरीके की संस्था है, वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल का मतलब तो यही था कि मैं प्रो सोशल बिहेवियर को समझा दूँ कि भाई प्रो सोशल बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, सो जो इसमें आल्ट्रिज्म वर्ड आया था, ठीक है, आल्ट्रिज्म वर्ड वो भी आप होप के समझ गए होगे। ठीक है, खुद के बारे में। सो गाइज, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रो सोशल बिहेवियर ये आपने याद रखना है। सो इजी टॉपिक था। ठीक है, जो हमने मेन बात थी वो हमने पढ़ लिया है, होप कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, सो इसी टॉपिक के साथ इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को हम ओवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्या है मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, तो हमारा यह जो कि फोर्थ पार्ट है 6 चैप्टर का, वो उसका एंड हो गया है और इसी के साथ 6 चैप्टर का भी एंड हो गया है। ठीक है, सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। सेफ रहें, खुश रहें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us.